9th क्लास के प्यारे बच्चों, दीपावली के बाद की ढेरों शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, हमने गद्यखंड के पाठ पढ़ लिए थे। उसके बाद पद्यखंड के पाठ हम पढ़ रहे हैं। पद्यखंड में कबीर तक हमने पढ़ लिया था और वाक्य जो मैंने मिस्टेक से बनाया हुआ था वो डाल दिया। अब अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला, ये एक कैदी जो होता है वो जेल में बंद होता है। उस समय की जो परिस्थिति थी अंग्रेजों कालीन की, उस समय का इसमें वर्णन है। और कोकिला यानी कोयल। कोयल आप जानते हैं, जो कोयल आम्र के कुंजों में बसंत की ऋतु में बहुत से गीत गाती है, गुनगुनाती है, मधुरता की प्रतीक मानी जाती है। तो ऐसी कोकिला यानी कोयल। कैदी अपना जीवन जेल में बिताता है और कोयल गीत गाकर क्या बताती है इसके बारे में माखन लाल जी चतुर्वेदी जो हैं इसके कवि, वो इसको बताते हैं। इस कविता में भावपूर्ण और बड़ी ये हृदय को छूने वाली कविता है, इसको हम समझेंगे। इसके परिचय, कवि के परिचय, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला है और बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। देशभक्त कवि या प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेण लोकगंजेधरा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। ये राष्ट्रीय कविताएं भी बहुत लिखती हैं और भावपूर्ण लिखते हैं, और राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। उनसे स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा की उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। कवि कार्यकर्ता भी थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेलों में भी उनको जाना पड़ा। उसी पर ये कविता है, ये जो कैदी और कोकिला भी, क्योंकि जेलों में जीवन आप जानते हो कितना दुर्भर और अत्याचारों से भरा हुआ होता है। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। शिल्प यानी शब्दों की बनावट और उनके अलंकार, सौंदर्य, काव्य शैली की ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं या उनकी तरफ ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। उनके भाव को देते हैं कि कितने भाव आगे छूने वाले हैं या कितने भाव को आगे हम प्रभावित कर सकते हैं या कविता के भावों को कंपोज कर सकते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है, क्योंकि छंदों की रचना जो कविताओं में लिखी जाती है, उनकी कविताएं बड़ी अद्भुत और दिल को छूने के साथ में गेय भी होती हैं और आकर्षक भी होती हैं और भावानुकूल भी होती हैं। इस तरह तक इनकी कविताओं और इनका ये परिचय था। आगे हम इस कविता के बारे में बढ़ेंगे। तो ब्रितानी उपनिवेशवाद। ब्रितानी आप जानते हो, ब्रिटिश सरकार जो थी यहाँ भारत में। उपनिवेशवाद, एक ही सम्राट या राजा उसके अलग अलग जगह पर उसका साम्राज्य होता है और उन उपखंडों में वह अपना राज्य चलाता है, तो उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उसके शोषण तंत्र, शोषण यानी अत्याचार, तंत्र यानी उसका राजनीतिक तंत्र, बारीक विश्लेषण करती है, छोटे से छोटे रूप से उसका एनालिसिस करती है। कैदी और कोकिला, ये जो कविता है बहुत लोकप्रिय रही हैं, बहुत सबको लोकप्रिय रही हैं, सबको दिल को छूने वाली लोगों में प्रिय रही हैं। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों,
यातनाओं, मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। जेल में जितने कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता, दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार, दुरुपसर्ग, यातनाओं यानी यातना दी जाती है, कठोर सजाएं दी जाती है। यातना का मतलब दंड, और कठोर दंड और अत्याचार। मार्मिक, मर्म को छूने, मर्म दिल को छूने वाले साक्ष्य यानी उसका प्रूफ प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। एकाकी है, अकेला है, उदास है, गमगीन है। कोकिला से अपने मन का दुख, कोकिला यानी कोयल, क्योंकि कोयल वहाँ पर आकर जेल के बाहर या कैद खाने के बाहर आकर वो गीत गाती है, तो कोकिला से अपने मन का दुख, मन का दुख जो कवि का है, माखनलाल चतुर्वेदी का दुख जो होता है, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति, ब्रिटिश शासकों के प्रति आक्रोश को व्यक्त करने वाला है। कि वो कोयल आकर गीत नहीं गा रही, बल्कि वह उल्हाना दे रही है ब्रिटिश शासकों की, तुमने हमारे देशभक्तों को क्यों बंदी बना के रखा है। वह कहती हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो जेल में बंद थे, कैद खाने में थे, तो वही ये कविता लिखते हैं। तो उनके भाव कोकिला से ये गीत गाती हैं, कवि कोकिला, एक कोयल ये गीत गाती हैं कि ये समय अभी मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है। तो कोयल वह मधुर गीत नहीं गाती, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो कैद किए गए ब्रिटिश शासकों द्वारा और उन पर जो अत्याचार किया जा रहा है, उनको मुक्त करने के लिए कोकिला गीत गा रही है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखती है। ऐसा नहीं कि जो कारागार में बंद है कैदी वही कारागार गुलाम है, क्योंकि भारतीय अंग्रेजों के अत्याचार से भारतीय सभी, पूरे भारत देश के नागरिक ही उस समय एक कैद खाना बन गया था। तो पूरा देश ही एक कारागार का रूप ले लिया था, एक कैद खाना हो गया था। इस तरह से कवि देखता है। इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठती है। अर्धरात्रि में वह गाने नहीं लगती, गीत नहीं गा रही कोकिला, चीख उठती है ना, उसकी चीख है, उसकी चिल्लाहट है, उसकी उत्कंठ प्रकंड प्रचंड उसकी वेदना से निकली हुई एक चीख है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक उसके भारतीय स्वतंत्रता के खिलाफ एक आक्रोश है, उसके प्रति एक अंग्रेजों के खिलाफ एक उसका वेदना का स्वर है, जो गाकर वह बता रही है। तो इस तरह से ये इनकी छोटी सी परिचय थी। ये कविता में क्या है, अब हम कविता के बोल हैं, कविता की पंक्तियां हैं, उसको हम थोड़ा सा समझते हुए अच्छा सा, और उसके साथ हम व्याख्या करेंगे और समझेंगे। तो ये है कैदी और कोकिला। कैदी है न कारागृह में बंद व्यक्ति, और कोकिला है न कोयल। एक तो कैदी होता है, एक कोकिला होता है। तो कोकिला तो स्वतंत्र रूप से उड़ने वाली, वह मधुर गीत गाने वाली होती है, और कैदी होता है उसके अंतरतम में बहुत ज्वाला होती है, वह यातनाओं से ग्रसित होता है, वह बंद होता है, वह पिंजरे में होता है, वो गीत नहीं गा सकता है, गुनगुनाना सीखता है, उसके चारों तरफ वातावरण अंधकारमय है। तो ये दोनों का एक विपरीत भाव वाली, विपरीत जीवन वृत्ति वाली है, लेकिन कैसे वो उनको कवि ने अच्छा एक दूसरे के प्रति तालमेल बिठाते हुए उनके शब्दों को बताया, ये हम समझेंगे। क्या गाती हो, कवि पूछता है क्या गाती हो, तुम क्या गा रही हो। कोकिला तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह कर जाती हो, क्यों रह रह कर जाती हो, आती हो और वापस कहाँ पर रह रह कर जाती हो। क्योंकि उड़ उड़ कर कोकिला कैद खाने के आसपास मंडराती है, गाती है, उड़ती है और अर्धरात्रि में वापस जाती है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो कैद खाने में बंद थे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में, तो उनसे पूछते हैं कि कोकिला क्या गाती हो, क्यों रह रह कर वापस जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल हे कोयल बोलो तो, मुझे बताओ तो क्या गाती हो, कहाँ जाती हो, क्या लाती हो और क्या लेकर आती हो। तुम जाती तो हो, लेकिन वापस लेकर क्या आती हो, वापस क्या लेकर आती हो। तो ऐसे उसके भाव हैं, क्या लाती हो, कुछ ले ऊपर उड़कर जाती हो और वापस क्या क्या गहरी बात कहना चाहती हो तुम मन की, जिसे बार बार कहते वह रुक जाती है। तो तुम ऐसी क्या संदेशा लेके आई हो, तुम किसका संदेशा लेके आई हो, तुम क्या गाना चाहती हो,
तुम क्या कहना चाहती हो? तुम किसके लिए प्रेरणा लाई हो? यह प्रेरणा संदेश किसका है? कोकिल बोलो तो। कोकिल, हे कोयल तुम बोलो तो। इसके संबंध में उसे साफ साफ समझाइए, मुझे कहिए, हे कोकिल तुम क्या कहना चाहते हो और क्या बोलना चाहती हो? तुम उड़ उड़ कर यहाँ पर कैद खाने पर, जेल खाने पर क्यों मंडरा रही हो? तो ये जेल के बंद कवि की आवाज़ सुनकर उससे प्रश्न पूछ रहा है। जेल में बंद कौन है? कवि, जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और कोयल की आवाज़ सुनकर वह उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। भाषा सरल और सहज है, इस तरह से इसमें ये बताया गया है। क्योंकि कोयल, हे कोयल तुम ये जेल के दीवारों पर ऊपर बैठ बैठ कर क्या गीत गाती हो? इसके आगे हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, क्योंकि ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं कैद खानों की। ब्रिटिश शासकों ने ऐसे कारागृह बनाए थे जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, और उसकी ऊंचाई होने के कारण कैद खाने में जो कोठरियाँ होती थी वह अंधेरी होती थी। दीवारों के घेरे में कैदी हैं थे, जहाँ चोर, डाकू और राजन आदि बुरी आदतों वाले लोगों का आवास होता था। डाकू, चोरों, बटमारों के डेरे में, चोर डाकू और बटमार जो लूट कपट करने वाले, उनका डेरा है ना, उनका आवास है। क्योंकि कैद खाने में तो कोई सभ्य और शिष्ट व्यक्ति तो जाता नहीं, उसको कैद में डालते। लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी थी जो देशभक्तों को भी ब्रिटिश सरकार कैद खाने में डाल देती थी। जीने को देत नहीं पेट भर खाना, और जीने के लिए उनके बीच में मजबूर होकर रहना पड़ता था। और जीने को ब्रिटिश शासक के जो अत्याचारी होते थे, जीवन काटने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देते थे। जीने को देत नहीं पेट भर खाना, जीने के लिए भरपेट खाना भी वो हमको नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं, क्योंकि कैद खाने में इतनी भी सज़ा नहीं देते कि मर जाते। तड़प रह जाना, खाली तड़फ ही रह जाती थी। तड़फा तड़फा के उनको सज़ा देते थे, मरने भी नहीं देते थे और जीने भी पेट भर खाना भी नहीं देते थे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, और जीवन पर अब जीवन जो है हमारे पर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। दिन रात चारों तरफ पहरा होता है, चारों तरफ चौकीदारी होते हैं, सरकारी गुप्तचर होते हैं, सिपाही हमेशा रहते हैं, वो नज़र रखते हैं। चारों तरफ ऐसे ही वातावरण है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, ये एक शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये शासन है या क्या है? चारों तम यानी होता है अंधकार, तो तम का गहरा प्रभाव, मानो चारों ओर काली माँ का ही राज्य है। क्योंकि चारों तरफ काली माँ ही, अंधेरा ही अंधेरा है, चंद्रमा भी गायब है। इस तरह से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, चारों तरफ काली माँ का राज्य है, अंधकार का ही राज्य है। ये शासन नहीं है, घोर अंधकार है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और हिमकर इन्हें शांति देने वाला, हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा है वो क्या करने वाला, चंद्रमा भी गायब है और रात भी घनी है, काली है, निराश करने वाली है। और चारों तरफ आशा और प्रेरणा से सभी वातावरण बंद है, सभी दरवाजे बंद हैं, इन्हें चारों तरफ निराशा का वातावरण ही है। निराश कर चला रात भी काली, और निराश करके चंद्रमा भी चला गया है, और अमावस की रात की तरह घोर अंधकार मैं इस अंधकार में डुबो के चला गया है। कैद खाने में चारों तरफ अंधकार ही है, निराशा ही है, भय ही है, और अत्याचार ही अत्याचार चारों तरफ, ऐसा वातावरण है। इस समय काली मामई जगी क्यों आली? इस काली मामई, इस निराशामय, इस घोर अंधकारमय वातावरण में हे काली कोयल तू क्यों जाग रही है? इस समय काली मामई, काली अंधकारमयी रात्रि में हे काली कोयल तू क्यों जाग रही है और बार बार क्यों कूक रही है? जगी तू क्यों खाली, और क्यों तू आली यानी है सखी। आली का मतलब होता है सखी, सखी, सहेली, मित्र। तो एक मित्रता की तरह तू अभी रात भर हमारे साथ क्यों जाग रही है? कवि कोयल से ये इसका कारण पूछ रहा है कि तू अभी इतनी गहरी अंधकार में क्यों जगी हुई है और क्या जागकर कहना चाहती है। इस तरह से हम इसके दो पदों को पढ़ चुके हैं और दो पदों के अर्थ हम व्याख्या समझ चुके हैं। इसके आगे के जो पद हैं वो हम एक और पढ़ लेते हैं, और उसके बाद आप थोड़ा सा, क्यों हुक पड़ी,
क्यों हूक पड़ी, ऐसे क्या कारण हो गया है, तो क्या ऐसी दुखमयी बात आ गई है, या ऐसी क्या दिक्कत हो गई है चारों तरफ के ऐसे वातावरण से, तो क्यों हूक पड़ी। कोयल की कहता है कि उससे गले की वेदना से बोझिल मन में ऐसी क्या बात आ गई है, कसक सी क्या भर उठी है तेरे। हूक जो होती है एकदम से दिल की तड़फ भरी आवाज़ निकलने वाली होती है, वेदना बोझ वाली सी। तेरी जो हुक निकली है, तेरी जो आवाज़ निकली है, वेदना या दर्द से भरी बोझ वाली सी ऐसी तेरी आवाज़ निकली है। और कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, तेरी ऐसी दर्द भरी, ऐसी गले की वेदना वाली कसक भरी जो आवाज़ है, उससे क्यों निकल पड़ी है, इससे क्या देख लिया, क्या ऐसा क्या लूट गया है। उसका कोयल का मीठा स्वर सुनकर तो ऐसा लगता है वसंत की मधुर छटा आने वाली है। चारों तरफ कोकिल जब बहुत गीत गाती हैं, कुहू कुहू कर बोलती हैं, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन आज ऐसी उसकी आवाज़ में जादू नहीं है, बल्कि उसका आवाज़ में बड़ा दुख है, इतना बड़ा विषाद है। तो ऐसा तेरा क्या लूट गया है, तेरे हम दुखी तो हम हैं, हम कैदी तो हम हैं, लेकिन तू इतनी दुखी क्यों है, तेरा क्या लूट गया है। तो ऐसे भावपूर्ण ये हमने इसके कविता की इस पद के भी भाव थे, हमने समझा। इसमें विशेष यही लिखेंगे, कवि को लगता है कि कोयल की कुछ वस्तु प्रिय वस्तु लूट गई है, इसी कारण उसकी बोली में वेदना है। संकेत करता है कि ब्रिटिश शासक भारत की भूमि के वैभव को लूट रहा है और चारों तरफ भय और आतंक का वातावरण है, और कोयल उसी वातावरण, भय और दुख के वातावरण को गीत गाने के बदले हूक या दर्द भरी आवाज़ से ये समझाने की कोशिश कर रही है, और कह रही है कि हे आतताइयों, हे अंग्रेज़ों, तुम भारत के इस निराशामय वातावरण को बदल दो, इस भय और गुलामी के जंजीरों को तोड़ दो, सभी हमारे भारतीयों को स्वतंत्र करा दो और उनको मेरी तरह स्वतंत्रता की सांस लेने दो। तो आज हम यहीं तक इसको पढ़ेंगे, इसके आगे के पद हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जो इसकी मैंने आपको पढ़ के समझाया है, उसका आपको इन दोनों पदों को आपको व्याख्या भी करनी है, और इसकी शब्दार्थ जो PDF के अंत में डाला गया है, शब्दार्थ बार बार मैं बोलता हूँ आपको कि शब्दार्थ हमेशा अवश्य करें, और इसकी व्याख्या भी आप कर लेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सेहत का ध्यान रखें। और जो मैंने वाक्य पढ़ा दिया था, PDF वो बना दिया था, और गलती से मिस्टेक मेरे से कोर्स में हटने के बाद भी डाल दिया है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ आपको। और उसको आप वाक्य वाले कोई भी क्वेश्चन और प्रश्न नहीं करेंगे, और उसको कोर्स में नहीं होने के कारण वो आप उसको हटा लीजिए, और इस पाठ को आप इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी व्याख्या आप करना है, ये आपको ध्यान करना है। धन्यवाद। आज इतना ही।